हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हो। देखिए, क्लास 6 से लेकर 12 तक के बारे में अच्छे से इस वाले बुक में दिया गया है। खास करके आप ध्यान रखिएगा, वन लाइनर के रूप में यह बुक बेस्ट सेलर है। ठीक है, आप में से काफ़ी मित्रों ने मैसेज और कमेंट करके, खास करके कॉल करके भी काफ़ी लोगों ने कहा कि सर बिहार पुलिस का तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, उसके लिए कुछ ऐसा क्लास लाइए जिससे कि बेस अच्छा हो सके। तो देखिए, अगर आपको बेस बनाना हो, मेरे हिसाब से यह वाला क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोग आज के इस क्लास को देखिए, काफ़ी छोटा क्लास आज का यह रहने वाला है। एक टॉपिक को बस देखने वाले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो यह वाला क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि यह क्लास कंटिन्यू रहेगा या नहीं। पहले आप लोग क्लास को देखिए। जो भी लोग तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, खास करके फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए हैं, आप लोग पहले क्लास को देखिए। पूरा क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इस तरीके का क्लास चाहिए। अगर आप हाँ कहेंगे तो इस तरह से क्लास आपको पर डे मिलेगा। कितने देर का क्लास होना चाहिए, अगर आप वह भी बताना चाहें तो वह भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटे के आसपास का हर दिन आपको क्लास इसका मिल जाएगा। आप लोग आज के इस क्लास को देखिए, कमेंट करके बताइए। बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, रेलवे वगैरह है, एसएससी वगैरह है, बीएसएससी है, अगर आप इन सब में से किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहने वाला है। खास करके बिहार पुलिस वाले मित्रों के लिए आज का यह क्लास समर्पित है, और जो दरोगा है, बिहार दरोगा, उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्य, इन सब का कालक्रमिक जो विवरण होता है उसे इतिहास कहा गया है, उसे हिस्ट्री कहा गया है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इसे याद रखिए। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता के नाम से आप किसे जानते हो? हेरोडोटस। देखिए, इतिहास का पिता कहा, आप इसे हीरो से याद रख सकते हैं। हीरो, जो इतिहास के पिता हैं वो कौन थे? हीरो थे, मतलब हेरोडोटस रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा राजतरंगिणी किसने लिखा है। कलहन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखें, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित पहला वास्तविक पुस्तक कह रहा है, नाम है राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। देखिए, जब आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे ना, क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट में ही आपको पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट या सेकेंड में है उत्कीर्ण चिन्ह। उत्कीर्ण चिन्ह कहने का मतलब समझिए, जिसे कि आप आहत सिक्के कहते हो। अभी के समय में भी आप सिक्का देखते हो, उस पर ऐसे करके 1 लिखा होता है, कुछ कुछ बना होता है इस तरीके से। तो पहले के समय में जो इस तरह का सिक्का होता था, आप सोचिए कि अगर आप एक हथौड़ा लेकर के सिक्का के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे ऐसे करके जोर से अगर पीटेंगे, उसमें एक दाग बनेगा, चिपक जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो उसे कहते थे नहीं, कहते हैं आहत करना। आहत करना मतलब चोट पहुँचाना। अभी के भाषा में हम लोग भी बात करते हैं कि उसने उसे आहत कर दिया, तुमने मुझे आहत किया है, मतलब चोट पहुँचाया है। मतलब चोट पहुँचाना मतलब एक होता है बात से या फिर किसी काम से, लेकिन यहाँ पे किस तरह का चोट पहुँचाया जा रहा है? यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है हथौड़ी के थ्रू या फिर किसी पत्थर से यहाँ पे मार मार के। तो आहत सिक्के उसे ही कहा जाता था। अब यहाँ पे काफ़ी वीवीआई है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते थे? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते थे। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? प्राइमर रोज को। यहाँ पे भी आप अगर समझना चाहें, देखिए प्रागैतिहासिक काल है ना, प्राइम रोज को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो वे हैं धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और
विदेशी विवरण, कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत के बारे में अगर जानना हो, प्राचीन भारत क्या, किसी भी देश के बारे में जब जानना होता है तो वहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं पुराने वाले, ऐतिहासिक ग्रंथ, अगर कुछ हिस्टोरिकल अगर कोई इवेंट वगैरह हुआ रहता है उससे जुड़ा हुआ घटना, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जो खोज करके निकाला जाता है, विदेशी विवरण यानी कि उस देश में अगर भारत में जो यूनान से कोई आए थे, किसी और देश से आए थे, वो जो भी बात लिखे थे उन सारे बातों को जो यहाँ पे मिलता है उसे हम लोग विदेशी विवरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। देखिए, जो भी लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे में कोशिश किया जा रहा है समझाने का, समझने की, बस आप कोशिश करिए। ब्राह्मी लिपि, अब सवाल है क्या है, तो जैसे अभी आप हिंदी लिपि लिखते हो देवनागरी में, इंग्लिश लिखते हैं किसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है, अभी आधुनिक समय में हम लोग कुछ और भाषा जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक है लिपि जिसका कि नाम है ब्राह्मी लिपि। एक वो लिपि है यानी जैसे हिंदी देवनागरी जानते हो, पंजाबी लिखा जाता है गुरुमुखी में, तो बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे ब्राह्मी लिपि ध्यान रखना है। यह एक लिपि था, इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। 1837 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था। सवाल यहीं से आपका बनकर आएगा, तो 1 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सिंपल, आप यहाँ पे नाम वेद व्यास याद रखिएगा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ, वेद का संग्रहण करता है मतलब एक जगह इकट्ठा वगैरह करने का, उनको तैयार करने का, सारा कुछ करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है वेद व्यास को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? नाम है स्टुअर्ट पिगट। पिगट आप नाम यहाँ पे ध्यान रखें। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया अगर पूछेगा तो ये आपको पिगट नाम ध्यान रखना है। चीनी यात्री था, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत मतलब वह जो भारत आए थे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किए? नाम था इन तू। ठीक है, चीनी यात्री थे, वे जो भारत आए उसके लिए क्या शब्द यूज किए? इन तू का शब्द यूज किए थे। जो उत्कीर्ण लेख है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे आप एपिग्राफी कहते हो यानी कि अभिलेख शास्त्र कहते हो, उत्कीर्ण लेख के अध्ययन को। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालिपि विद्या कहते हैं। सबसे पहले भारतवर्ष का नाम उल्लेख मिला है कहाँ से? देखिए, हाथी गुम्फा एक जगह है, आगे पढ़ेंगे, वहीं के अभिलेख से, मतलब भारत के बारे में जो भारतवर्ष नाम आप जानते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, काफ़ी बार यूज करते हैं हम लोग भारत कह के, भारतवर्ष, ये ना सबसे पहले कहाँ पर मिला? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित मतलब व्यवस्था की तरह, मतलब कहिए कि असेंडिंग ऑर्डर से जैसे बढ़ते जाते हैं ना, A, B, C, इस तरह का ऑर्डर में जो है ना, कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत का सबसे पहला व्यवस्थित तरीके से इतिहास किसने तैयार किया? तो वे हैं V.A. स्मिथ साहब। यहाँ पे दिया हुआ है हिस्ट्री के बारे में, कब से कब तक के क्या क्या समय पीरियड रहा था। ठीक है, आगे इसे वन लाइनर में दिया है, उसे हम लोग पढ़ ही लेंगे। फिलहाल आगे देखिए पॉइंट को नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पेज की कुछ पॉइंट नंबर फर्स्ट। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण कहाँ से? आंध्र सातवाहन वंश से यह संबंधित है। देखिए, मत्स्य मतलब आप मछली पुराण याद रख सकते हो, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश के लोग याद रख सकते हो, सातवाहन वंश कहने का मतलब 7 दिन खाते थे, पूजा करते थे, जो आप मानना चाहें, यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाइए, याद करिए। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण कहने का मतलब है भगवान विष्णु से संबंध यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है, भगवान विष्णु से संबंधित और
मौर्य, जो मोर होता है, मोर, मयूर जिसे कहते हो, मोर कहते हो, उनके बारे में आप याद करिए यहाँ पे। विष्णु भगवान, सोचिए कि मोर की सवारी करते हैं, मोर के साथ रहते हैं, उनका प्रिय पक्षी कहिए, पशु कहिए, एक तरह से मोर है। तो आप याद रख सकते हो विष्णु पुराण का संबंध कहाँ से है, मौर्य वंश से है। खरोष्टी एक लिपि है, ध्यान रखिएगा। खरोष्टी क्या है, लिपि है। जैसे आपको बताया गया था हिंदी वगैरह के बारे में, देवनागरी के बारे में, उसी तरीके से खरोष्टी एक लिपि है और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। खरोष्टी किधर से किधर, दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। दाएं से बाएं का मतलब समझ गए। हम लोग अभी जो लिखते हैं वो इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे, और ये बाएं से दाएं हम लोग चलते हैं। लेकिन खरोष्टी किस तरह से, दाएं से बाएं, मतलब इधर से ऐसे स्टार्ट होता था, इससे चलता था। यहाँ तक लाइन कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ लिखना, इस तरह से आगे बढ़ता जाता था। यह लिपि कौन सा है, खरोष्टी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति है। देखिए, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक पूछेगा, सबसे पुराना और इसका की वैल्यू है बहुत ज़्यादा, उसका नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है, मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है, यह है मनुस्मृति, ठीक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है, मनुस्मृति को कहा गया है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी के रूप में कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। देखिए, स्त्री और पुरुष को, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा है। यहाँ पे आप ऐसे याद रखें, स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल यानी कि बराबर माना गया है। कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ का मतलब जब शादी होता है तो कहा जाता है ना कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। जब शादी होता है तो यही बात कहा जाता है, शपथ लिया जाता है। आप याद रख सकते हो, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और पुरुष को अर्धांगिनी इक्वल, बस आप कनेक्ट करिए, इक्वल कहिए, अर्धांगिनी कहिए, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी पूछेगा कहाँ पर, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। भारत का, महाभारत का प्रारंभिक जो उल्लेख है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसके मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शत सहस्त्री संहिता या महाभारत नाम दिया जा चुका है इसका है, ठीक है। पुरालेख विद्या से क्या मतलब है, पुरालेख विद्या का मतलब शिलालेख का अध्ययन होता है। ध्यान रखें, पुरालेख विद्या का मतलब क्या होता है, जो शिलालेख होता है ना, शिलालेख का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए यह पत्थर है, इस पर लिखा जाता है ना। अभी के समय में आपने अपने गांव में, शहर में देखा होगा, जो विधायक हो, सांसद हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, लिखा जाता है कि उनके कर कमलों से इस गली का, मोहल्ले का इतना मीटर, इतना किलोमीटर डिस्टेंस का यह है, इसका शुभारंभ किया गया, आज उद्घाटन किया गया, रोड चालू हो गया। तो अभी तो हिंदी में लिखा रहता है, उसे आप पढ़ लेते हो, ठीक। लेकिन शिला, पत्थर पर जो लेख लिखा रहता था, पत्थर पर जो पहले लिखा रहता था और जो उसे पढ़ते थे, उसे कहते थे पुरालेख विद्या, ठीक है। शिलालेख पर पढ़ने वाले जो तरीका होता था उसे पुरालेख विद्या कहा जाता था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, चार्ल्स डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, रहला। मतलब देखिए, इब्न बतूता एक था इंसान, ठीक है। इब्न बतूता बचपन में शायद आप पढ़े होंगे, पहन के जूता चल दिए, कुछ था इस तरह से तूफान में। तो उनके लिए आपको याद रखना होगा यात्रा वृत्तांत, मतलब वो जो भारत आए, जो बात लिखे अपने पुस्तक में, उसका नाम रखा गया है, ठीक है। उसका नाम क्या है, रहला नाम है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। कहाँ पर आए थे,
नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए जैसे अभी आपको बताया गया था, समझिए थोड़ा सा। कुछ अभिलेख है और जो शासक हैं, जैसे में हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा, मतलब ये शासक से जुड़ा हुआ है। ऐहोल में पुलकेशिन द्वितीय का। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन शासक का। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन का। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में आपको पता चलता है। इसे आगे फिर से देखेंगे और आपको याद करवा दिया जाएगा। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, अगर प्रैक्टिस सेट आपने लगाया होगा अभी तक में, आप जरूर यहाँ से मिल गया होगा सवाल, किस अभिलेख में किस शासक के बारे में रहता है, पूछा जाता है। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख है, इससे जानकारी मिलती है शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? नाम है शी यू की। जैसे ह्वेनसांग थे, भारत आए, तो वो जब भारत आए तो वह भी भारत के बारे में लिखे, क्या क्या था नहीं था, तो फर्स्ट पेज पे, कवर पेज पे नाम दिया जाता है। जैसे अभी आप महेश कुमार बंडवाल सर का बुक देख रहे हो, इसका नाम क्या है? तो NCERT सार संग्रह। अभी के समय में हम लोग कहते हैं NCERT सार संग्रह कहते हैं। बस सेम उसी प्रकार उसी तरह से ह्वेनसांग जो अपने यात्रा के बारे में लिखे, उस पुस्तक का नाम है शी यू की। याद रखना है, शी यू की, काफ़ी इजी है। अरबी भाषा का पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने किया? अल-बरूनी ने। अरबी भाषा का पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। देखिए मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ठीक, भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। ध्यान रखें, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, तुगलक ने उसे ठीक है दिल्ली का क्या किया था? काजी नियुक्त कर दिया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मतलब मार्को पोलो भी थे कोई, वह भी भारत आए, किस राज्य में आए? पांड्य राज्य में आए थे, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ पर? पांड्य राज्य में आए थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के द्वारा लिखा गया है महाभाष्य, ठीक है, और वे शुंग वंश के बारे में बताते हैं। शुंग वंश कब से कब तक रहे थे, नहीं रहे थे, आगे आप सब कुछ पढ़ेंगे। जब आगे आपको शुंग वंश के बारे में देखने को मिलेगा तो उस वक्त फिर यहाँ पे पतंजलि का नाम आएगा। अब यहाँ पे कुछ जो चीनी लेखक थे उनके बारे में समझिए। जैसे फाहियान 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहे। भारत दशा का विवरण लिखे। देखिए यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है, तारीफ किया है फाहियान ने। फिर है ह्वेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी तक भारत में ये रहे थे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पाषाण काल। देखिए पाषाण काल के बारे में आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे वैदिक काल, फिर आपको मिलेगा जैन धर्म, फिर आएगा बौद्ध धर्म, उसके बाद आता है क्या? शैव और भागवत धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, जिसमें कि फिर आपका देखिए मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला है, दक्षिण भारत के राजवंश और संगम युग है। इस तरह से आगे क्लास को
देखना होता है। और उसके बाद फिर आपका प्राचीन के बाद आ जाएगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन के बाद क्या आएगा? आधुनिक भारत। आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। प्राचीन भारत के इतिहास के एक टॉपिक को आज की क्लास में आपने देखा, सारी बातें बताई गई हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है, जैसा जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से आगे क्लास आना होगा या नहीं आना होगा वो देखा जाएगा।